फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। और आप लोगों ने जिनका इंटरव्यू हो गया है उनको शुभकामनाएं कि उनका लिस्ट में नाम हो, और जिनका होने वाला है और आप लोग के लिए थोड़ा सजेशन है। वैसे आप लोग ट्रांसक्रिप्ट को फॉलो कर ही रहे हैं, तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि बेसिक्स जो अभी तक हमने भी क्रक्स निकाला है, क्योंकि इस बार पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है क्योंकि नया एडमिनिस्ट्रेशन आता है तो उनके नए डूज एंड डोंट्स होते हैं और उनका क्राइटेरिया भी डिफरेंट होता है। जैसे कि प्रीवियसली जो क्राइटेरिया था वो डिफरेंट था, इसीलिए मैंने तनवीर सर को बोला था कि मेरा सेशन थोड़ा बाद में करिए, क्योंकि मैं जो अभी रिसेंट वन है जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके का जो फॉलो अप है सवालों का वो कैसा है, और प्लस हम ट्रांसक्रिप्ट को देख के एनालिसिस करना चाह रहे थे। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जो इनसाइडर इनपुट्स हैं कि किस बेसिस पे ये जज करने कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उसको थोड़ा बताना चाहूँगा। बेसिकली अभी तक इन्होंने दो मेंबर्स कंटिन्यूसली हैंगे पैनल में। जो यहाँ की प्रोफेसर इंचार्ज है समीना बानो मैम, और दूसरी हैं सबा मैम, ठीक है, जो डिप्टी इंचार्ज हैं अभी, ये दोनों कांस्टेंट हैंगी। समीना मैम जो हैं साइकोलॉजी की प्रोफेसर हैंगी, ठीक है, तो उसी से संबंधित वो ज़्यादा सवाल जवाब नहीं कर रही हैं। और दूसरी सबा मैम वो इंग्लिश की प्रोफेसर हैं, और वो बीच बीच में आपसे सवाल जवाब हो रहा है उसका। प्लस फिर एक एडिशनल मेंबर वो रेंडमाइज बुलाया जा रहा है। तो इनिशियल डेज में फारूकी सर आए थे एक दो दिन, फिर उसके बाद वो नहीं आए। उसके बाद एक प्रोफेसर भी ऐड करे जा रहे हैं, तो रिसेंटली देखा गया इकोनॉमिक्स के, फिर ज्योग्राफी के और सोशोलॉजी की भी आए। और आज तो पूर्व आईपीएस उन्होंने बुलाया था, ठीक है, शारदा प्रसाद जी को। तो कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि कौन आएगा। हाँ, मगर मोटा मोटा जो एक समझ में आया, जो निकल के आ रहा है इनके पूरे प्रोसेस से, कि कुछ चीज़ें ये देख रहे हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक चीज़ निकल के आ रही है, अगर फ्रेशर हैं तो उससे अलग सवाल हो रहे हैं, और अगर आपसे 3 या 3 से ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, तो आपको एक अलग तरीके से सवालों का जवाब देना होगा। क्योंकि ये दोनों का मिक्सअप करेंगे को सिलेक्शन में। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ फ्रेशर्स को लेंगे, और ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ वो यंगस्टर को लेंगे। ये दिमाग से आप उतार दीजिए, क्योंकि रिजल्ट देना है। हर इंस्टीट्यूशन, आप अगर जामिया में आरसी में आना चाहते हैं जस्ट बिकॉज यहाँ का रिजल्ट अच्छा है, तो आप ये मत सोचिए कि जस्ट बिकॉज आप कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरामीटर होगा, मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं। उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग आपको जज किया जाएगा। तो पहला ये है, अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं बता रहा हूँ, तो उनको क्या देखा जा रहा है। तो फ्रेशर में ये है कि अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है, जैसे अगर ह्यूमैनिटीज है, ठीक है, आप ह्यूमैनिटीज आपने सब्जेक्ट किया, ग्रेजुएशन किया है, आपका डीयू से कॉलेज है, और आपके स्कोर्स अच्छे हैं, तो वो आपको इन जनरल आपका अपर हैंड रहेगा, ठीक है, वहाँ पर। उसके बाद उससे क्या क्या सवाल हो रहा है, उससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन द सेंस, सपोज करिए अगर आप कोई XYZ DU से पढ़े हैं, ठीक है, तो उससे अगर वो पॉलिटिकल साइंस है तो उससे वहाँ पॉलिटिकल साइंस का सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है। अगर आप कोई इन जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं या नॉर्मल है, तो वो फिर करंट अफेयर्स पे जज करेंगे, या रिसेंट टॉपिक्स पूछेंगे आपसे, या हॉबी पूछेंगे, जब कुछ भी रेंडमाइज। आपको अपना अपना जो डेफ है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जिसे मैं कहता हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा उससे रिलेटेड सवाल होंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल पूछे जा रहे हैं, हॉबी से सवाल पूछे जा रहे हैं, और इन पर्टिकुलर आपसे स्टेट से सवाल पूछे ही जा रहे हैं इन जनरल, आप किस जिले से हैं। तो ये कुछ ब्रॉडर थीम है फ्रेशर्स के लिए, कि आपको आपसे हॉबी से सवाल होगा, फिर करंट्स में क्या टॉपिक चल रहा है उससे सवाल होगा, तीसरा आप कहाँ से हैं। तो आप कहाँ से क्या क्या पूछ सकता है, तो वो जैसे कहाँ से कौन से जिले से हैं, वो क्यों फेमस है, क्योंकि ये जो प्रोफेसर हैं या जो मेंबर हैं तो उनको इन जनरल आपके जिले के बारे में इन डेप्थ में नहीं पता, आपके प्रदेश के बारे में नहीं पता। तो वो इन जनरल आपसे ओवरव्यू, जैसे कोई सपोज करिए, जैसे कोई कैंडिडेट है, ठीक है, अब उस कैंडिडेट में वो इंदौर से है, तो वो इंदौर से उनको क्या पता है कि यार वो सफाई का बहुत अच्छा उसका पायदान है, तो वो उससे उस तरीके के सवाल पूछेंगे, और उसके फिर वो मध्य प्रदेश कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो इस तरीके से, और फिर वो कोशिश करेंगे कि आपसे यूपीएससी से रिलेटेड सवाल पूछें। अगर अगर एक दो अटेम्प्ट भी हो गए तो आपसे सवाल होगा यूपीएससी से। तो इन जनरल कोई फ्रेशर एक आधी दो होगा जो जिसका मुझे लग रहा है। अब आते हैं जो तीसरे चौथे अटेम्प्ट वाले, जो हमें लग भी रहा है हमारे ग्रुप में ज़्यादातर इसी जो दूसरे तीसरे चौथे अटेम्प्ट में होंगे, तो उनसे ऑप्शनल पूछा जाएगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑप्शनल पूछा जाएगा। नहीं तो कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन भी पूछ सकते हैं आपसे, अगर आपका आपका ग्रेजुएशन क्या था, तो ग्रेजुएशन का भी सब्जेक्ट्स के सवाल पूछे जा रहे हैं आपसे। तो आपको ऑप्शनल पूछा जाएगा, आपसे जीएस वाले भी सवाल पूछे जाएंगे। जैसे कुछ लोग देख रहे हैं कि यार
आप ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लोगे तो उसका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, मगर इकोनॉमिक्स का सवाल पूछ रहा है या ज्योग्राफी का सवाल पूछ रहा है उनसे, बिकॉज वो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको नॉलेज होना चाहिए जीएस जीएस ओरिएंटेड। अब वो बाइफरगेट नहीं हो पा रहा है कि वो जीएस है या ऑप्शनल के रिलेटेड, क्योंकि जो पूछ रहा है अब उन्हें उम्मीद है कि आपको जीएस ओरिएंटेड होगा, वो ये भूल गए कि मेंस का जीएस का सिलेबस अलग होता है ना कि फैक्चुअल। मगर इधर आपको जो सवाल इन जनरल देखने को मिलेंगे फैक्चुअल मिलेंगे, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज वहां पर जो प्रोफेसर्स हैं उनने ज्यादा यूपीएससी की तैयारी नहीं करी, और करी भी है तो वो पुराने पैटर्न पे उन्होंने कभी दिया अटेम्प्ट ही होगा। जो रिसेंट और लेटेस्ट पैटर्न है उस पर उनको ज्यादा इतना उस तरीके का कमांड नहीं होगा। ठीक, तो अगर आपको ऑप्शनल में आप तैयार करके जाएगा, 3-4 अटेम्प्ट होगा ऑप्शनल में, कितना डेप्थ में आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक स्कॉलर्स, क्योंकि उनका फैक्ट्स जो थ्योरेटिकल पार्ट है उनको थोड़ा अच्छा नॉलेज रहता है, तो आप उसको पता होना चाहिए। जैसे रिसेंट फिर करंट अफेयर्स के बारे में आप आपका ऑप्शनल से लिंक करके, जैसे सोशियोलॉजी या तो बेसिक जो आपने क्वेश्चन देखे हैं। हाँ, अगर आपका टेक्निकल है तो टेक्निकल से इतना सवाल तो नहीं बन पाएगा क्योंकि प्रोफेसर्स नहीं है टेक्निकल के यहाँ पर, तो वहाँ पर आप साइड में हो सकते हैं। हाँ, इन जनरल अगर मैथमेटिक्स है तो पूछ सकते हैं कि किस तरीके से सिविल सर्विसेज में आपको हेल्प करेगा, तो यहाँ पर ये चीज़ होगा। फिर करंट अफेयर्स में जो मेजर इश्यूज आप बिल्कुल उसको तैयार रखें, एक हफ्ते का। जैसे मानसून सेशन चल रहा है तो कोई भी बिल आ रहा है, ठीक है, या आपके हॉबी से रिलेटेड है या कोई भी बिल है, कोई इश्यूज है, तो आपको पता होना चाहिए, चाहे वाइस प्रेसिडेंट का हो गया, चाहे एसआईआर हो गया, और चाहे रिसेंट में भी जो स्पोर्ट्स बिल आ रहा है, वो 8 बिल टेबल हो रहा है, तो आपको थोड़ा उसमें जानकारी होना चाहिए। फिर आपको अपनी हॉबी के बारे में और अपने राज्य के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, अब क्या क्या देखा जाएगा, देखिए आपका ये होता है कि जब आप जवाब देते हो तो इन डेप्थ आप कितना अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ऊपर से बता देते हैं, मगर जो उधर बैठे हैं वो देखना चाह रहे हैं इन डेप्थ, क्योंकि यूपीएससी इन डेप्थ पूछती है तो वो भी इन डेप्थ चेक करना चाह रहा है। बाकी ये मत सोचिए कि प्री कंसीव नोशन से आपके सवालों पे जवाब देंगे तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन होगा। ठीक है, उनका कोई प्री कंसीव नोशन नहीं है कि इनको नहीं लेना, क्योंकि अच्छे बच्चे को वो भी लेना चाहते हैं। हाँ, यह है कि अगर आपने कोई कोई अचीवमेंट से कोई स्टेट पीसीएस दिया है या कुछ एग्जाम दिया है, तो आप कोशिश करें इंटरव्यू में उसको बोल दें, या कोई आपका अचीवमेंट है उसको बोलें कि अगर आपने कोई एनडीए निकाला है या कोई आपने बड़ा एग्जाम निकाला है तो आप उस चीज़ को हाईलाइट करें। मौका नहीं देंगे मगर आपको हाईलाइट करना है, क्योंकि ये अप्रिशिएट किया जाता है। अब मौका नहीं मिलेगा मगर आपको बोलना है, ये यूपीएससी में भी होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, प्लस बाकी जो ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में बता दिया गया आपको कैसे तैयार रखना है। अब जैसे कुछ बच्चे टेंशन में है कि उनने कुछ फैक्ट पूछ लिया, जीडीपी ग्रोथ रेट पूछ ली, ये पूछ लिया, कोई एक्ट पूछ लिया, उससे आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं करेंगे, टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ। मगर ओवरऑल वो देखेंगे कि आपका ग्रेजुएशन कैसा रहा है, आपका एकेडमिक्स कैसा रहा है, प्लस आपके जवाब में डेप्थ कितना है, और प्लस आपको आप अवेयर कितने हो, और आपका ऑप्शनल में, क्योंकि ऑप्शनल डिसाइड कर रहा है, और प्लस थोड़ा कम्युनिकेशन भी चेक होगा। फॉर एग्जाम्पल ले लो, अगर कोई इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम में इंटरव्यू अगर आपका बाइलिंगुअल हो रहा था इनफ, ठीक है, और अगर आपका नहीं हो रहा इंग्लिश में हो रहा तो आपकी कम्युनिकेशन भी चेक होगी। तो मेरा आपसे सजेशन ये रहेगा, जिसका अगर थोड़ा इंग्लिश में अच्छा होल्ड है तो आप अपना पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में चलने दें। ठीक है, और अगर थोड़ा बहुत इश्यू है तो हिंदी में भी कर सकते हैं, मतलब लैंग्वेज में कमांड चेक होगी, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरीके से देखा है कि लैंग्वेज में एसए में पेपर डाउन हुआ है यूपीएससी में भी, तो फिर ये लैंग्वेज पे भी ध्यान दे रहे हैं। खासतौर पे इस बार जो कॉपी चेक करवाई है इन्होंने प्रोफेसर से चेक करवाई है एसए की, तो इसलिए लैंग्वेज में मैटर करेगी आपकी। ये ठीक है, क्राइटेरिया होता नहीं है मगर हमें जो इनपुट्स पता चल रहा है कि इनडायरेक्टली ये चीज़ें देखेंगे, तो एकेडमिक्स भी देखे जाएगा आपका। तो ओवरऑल आप जितना भी है करंट पे भी फोकस करिए, अपने ऑप्शनल को रिवाइज कर लीजिए, जो भी अगर 3-4 अटेम्प्ट हो चुके हैं। अब ऑप्शनल में कितना करना है वो आपको मैंने बता दिया, बेसिक, क्योंकि प्रोफेसर से उन्हें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं पता। ठीक है, सोशियोलॉजी जैसे सपोज करो एक्ट पूछे, वुमन एम्पावरमेंट क्या था, सोसाइटी क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, यही सब होता है, कास्ट सिस्टम क्या होता है, ये वो ऊपर से। ठीक है, इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस का हो गया तो वो आपका पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, स्कॉलर पूछ सकते हैं, एंशिएंट के स्कॉलर पूछ सकते हैं, मेडाइवल के पूछ सकते हैं, मॉडर्न के पूछ सकते हैं, आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट पूछ सकते हैं। ठीक है, आईआर के कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं करंट अफेयर्स पे। तो इस तरीके से सवाल होंगे। ठीक है, फिर आपको ग्रीटिंग्स अच्छे से करनी है। ठीक है, आपको कंफर्टेबल रहना, घबराना नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी, क्योंकि प्रोफेसर रोटेट हो सकते हैं, अभी जैसे आईपीएस सर आए तो हो सकता है अभी वो 1-2 दिन कंटिन्यू करें, मे भी पॉसिबल है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस को इम्प्रूव करने के लिए हो सकता है उनको कंटिन्यू करा जाए। तो कल मुझे उम्मीद है कल भी वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो वो उनका थोड़ा डेप्थ हैगा, वो मल्टीपल सेगमेंट देखते हैं, तो मगर उनका वो आईपीएस रहे हैं तो उनका जाहिर सी बात है, आईपीएस आदमी किस में अच्छा, लॉ में, इन्फोर्समेंट में,
रूल्स में, तो जाहिर सी बात है उस सेगमेंट से सवाल वो पूछेंगे ही पूछेंगे। और वो मगर आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, क्योंकि मैं उनके सामने मॉक दे चुका हूँ, तो मुझे पता है वो ओवरऑल पर्सनैलिटी को जज करते हैं, और अगर उन्होंने मन बना लिया कि इसको लेना है तो वो आपके लिए फाइट करेंगे। तो आप बिल्कुल बोल्डली बोलिए, अगर आपको नहीं आता मुस्कुरा के बोल दीजिए, कोई भी इशू नहीं, क्योंकि वो एनालिसिस पूछेंगे, फैक्चुअल ज़्यादा नहीं पूछेंगे। और जो प्रोफेसर वाला पार्ट होगा वो थोड़ा फैक्चुअल पूछेंगे, तो उसमें कोशिश करिए कि आप थोड़ा जवाब दे दें अच्छे से। ठीक है, सपोज करिए 4 पूछा है तो 3 बता दे कोई फैक्ट। अब आप 10 में से 7 सवाल का जवाब दीजिए, कोशिश करिए। तो अपने इंट्रोड्यूस पूल है तो अच्छे अपना अचीवमेंट बताइए, कि कोशिश करिए कि वहाँ से इंटरव्यू थोड़ा शिफ्ट हो जाए। आप एकेडमिक्स में थोड़ा अच्छा बताइए उनको। हॉबी अगर पूछ रहे हैं, ठीक है, अब जैसे हॉबी से किसी से पूछा, तो मतलब अगर हॉबी से अगर आपसे सवाल हो रहा है, तो मतलब उनके पास पूछने के लिए आपसे कुछ दिख ही नहीं रहा ज़्यादा। ठीक है, आपका उनके पास क्या है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जिसे हम डेफ कहते हैं। अगर उन्हें नहीं दिख रहा है कि भाई क्या पूछे, फ्रेशर लड़का है या 3-4 अटेम्प्ट हो गए, अब उन्होंने देखा यूपीएससी का मेंस दिया है, तो वो उम्मीद करेंगे ना यार कुछ पूछे, भाई मार्क्स कितने आपके कम रह गए। अब कुछ एक पास कुछ है ही नहीं पूछने के लिए, तो हॉबी से पूछेंगे तो कुछ तो बताइए ना, क्योंकि आप पे डेप्थ पे ही पूछेगा। अगर आपने 2 मेंस दिए, ठीक है, तो आपसे पूछेंगे कहाँ कमी रह गई, तो वो चाहेंगे आपसे कमी पूछने की, आप इंट्रोस्पेक्ट किया है कि नहीं करे, आपने स्टेट में कुछ निकाला, मेंशन किया, या आपकी हॉबी को यूनिक है, आपने कोई अचीवमेंट्स किया है। तो डेप्थ आप खुद अपना रिज्यूमे देखिए, डेप्थ देखिए कि आपका डेप्थ कहाँ वीक है, कहाँ स्ट्रांग है, और सामने वाला क्या पूछ सकता है मुझे। जैसे सपोज करिए कोई अरुणाचल प्रदेश से है, अब वो अरुणाचल प्रदेश पूछना चाहेगा आपसे, कोई जम्मू एंड कश्मीर से वहां का कुछ पूछना चाहेगा। मगर अब अगर उत्तर प्रदेश, बिहार और अदर नदर्न बेल्ट का, तो वो हो सकता है इन जनरल ना पूछे, आपसे स्टेट से ज्यादा कुछ हिस्टोरिकल है कुछ पूछ सकता है। तो मेरे हिसाब से तो अभी तक यही है, और कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, मगर यही है कि आपके एकेडमिक्स तो ये सब चेक होगा आपका। और होपफुली डरिए मत, बिल्कुल अच्छे कॉन्फिडेंटली दीजिए, और जो भी है आपने दिया है। और अगर इनको लगेगा तो ये इंटरव्यू से बिल्कुल सिलेक्शन लेते हैं। आप भूल जाइए आपका ऐसे कैसे गया, आपको ऑब्जेक्टिव में कितने नंबर आ रहे हैं। अगर आपने इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो मैं आपको ये श्योर कर सकता हूँ ये बियॉन्ड जाके लेंगे आपको। ठीक है, क्योंकि उनको इनको रिजल्ट देना, सबको रिजल्ट के पीछे भाग रहा है। तो आप उसकी चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, और डाइवर्सिटी को मेंटेन करने की कोशिश है पूरी। तो इस बार इन्होंने बोला तो है कि हम डाइवर्सिटी को मेंटेन करेंगे, नहीं तो पिछले सालों में एक रहा है एलिगेशंस की एक पर्टिकुलर सेगमेंट या कॉलेज या आईआईटीएंस को ले रहा है, मगर इन्होंने इस बार ये श्योर किया है कि नहीं, हम सेगमेंट्स को लेंगे पर्टिकुलर। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी खबर है, ये डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, कॉलेजेस ऐसा कुछ नहीं है कि आप पर्टिकुलर कॉलेज से हैं तो आपको अप्रिशिएट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मल्टीपल ऑप्शनल्स के ये लेंगे, अगर मल्टीपल ऑप्शनल्स में हिंदी मीडियम को भी अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, लिटरेचर को भी करेंगे। तो पर्टिकुलर एक नहीं, एक कुछ तरीके को कोई सेगमेंट्स नहीं है। तो ये मेरे तरफ से था, अगर किसी को कुछ डाउट है तो तनवीर सर वो पूछ सकते हैं। हाँ, आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं। ओवरऑल यही है कि कॉन्फिडेंस बना के बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब देना है। जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, उस इंटरव्यू के दौरान उनको उस तरफ खींचने की कोशिश करो, ताकि उसमें ज़्यादा आप मतलब कंटेंट आपके पास है, तो आप ज़्यादा बोल सको। मतलब बट वो सीक्वेंस में हो, लॉजिकल हो। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती आप जंप कर जाओ अपने उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे। कुछ आपको रणनीति अपनानी पड़ेगी ऑन द स्पॉट। कुछ चीज़ें आपको टेक्निकली, लॉजिकली और एनालिटिकली वहाँ पे यूज़ करना पड़ता है इंटरव्यू में। कोई सवाल है तो पूछिए इमरान सर से। आप लोगों के कोई भी डॉट सवाल है? वैसे कल इंटरव्यू नहीं है। कल इंटरव्यू नहीं है कल। हुँ, पूछिए। सर मेरा डाउट है कि मेरा अभी जैसे सेकंड अटेम्प्ट हो गया है, बट सर अनफॉर्चुनेटली सर नहीं हो पाया है। तो सर जैसे हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल है, तो सर कितना रिवीजन करें, मतलब कि सर मतलब कितने डेप्थ में पढ़े, क्योंकि बहुत बड़ा ऑप्शनल है एक तो। और सर तो वो लोग जैसे कैसे पूछ सकते हैं सर, उसमें डाउट था। जैसे वो ज़्यादा डेप्थ में मत जाइए, मगर आप सिलेबस देखेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो उसका सिलेबस के बुलेट पॉइंट्स होंगे, या कोर इशू अभी हाईलाइट है, सपोज करो एनसीईआरटी का भी है उनको, तो वो हो सकता है मुगल के बारे में पूछ ले, कि अभी रिसेंटली जो कंट्रोवर्सी चल रही तो उसके बारे में थोड़ा पूछ सकते हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक्स पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इतना डेप्थ में नहीं पूछते, ये आप एश्योर रहिए, इतना डेप्थ में मतलब ऊपर ऊपर से जो सिलेबस के टॉपिक है ना, तो आपको उसके बारे में फंडामेंटल, खासतौर पर पेपर है जो पार्ट ए होता है, कि जैसे हिस्ट्री में हो गया, इंडिया का पर्टिकुलर सेक्शन हो गया, तो आप उस तरीके से डेप्थ में मत जाइए, डेप्थ में बिल्कुल नहीं पूछेंगे वो। और एक आध दो सवाल पूछ भी लें तो उससे आपका डिसाइड नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सर ले लिया, आपसे क्लास से क्वेश्चन भी हो गया, डाउट एक था। क्वेश्चन हो गया, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि एनालिसिस का क्राइटेरिया क्या होगा, उन्हें समझ में जाएगा कितनी डेप्थ, क्योंकि प्रोफेसर हैं वो लोग। जैसे आपने हिस्ट्री से मैंने पूछा कि अभी रिसेंटली में जो चेंजेस करे गए हिस्ट्री में, तो आपको क्या लगता है। ठीक है, तो अब ये सवाल पे ना, अगर आप
बहुत कंक्लूसिवली बोलिए कि आपका क्या व्यू पॉइंट, उनको रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप उनके स्टैंड को जस्टिफाई करिए। देखिए, स्टैंड लेना अलग बात होता है, जस्टिफिकेशन अलग होता है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन है, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर आपसे मैंने पूछा कि पॉलिटिकल साइंस में कि हमारा जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, ठीक है, और हमें टू पार्टी सिस्टम जैसे यूएस का उसकी तरह जाना चाहिए। तो अब आप जो भी स्टैंड ले रहे हैं उस स्टैंड को जस्टिफाई करिए। उन्हें ये देखना है कि जस्ट आपका डेप्थ कितना है, क्योंकि ऑप्शन में डेप्थ देखी जाती है। एक आध दो फैक्ट रहेंगे तो हमारे आदत ये होती है कि हम हमारा फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान देता है, हम एनालिसिस पार्ट भूल जाते हैं। तो वही मेरा कहने का, आपको ये ध्यान रखना है जो आप जवाब दे रहे हो वो कितना सेटिस्फाई हो पा रहे हैं उस जवाब से आप, तो वो ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस जिसे हम कहते हैं। हम आगे। बिल्कुल सही बात है। एनसीईआरटी पे जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, वो एक बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट रेज किया है इमरान सर ने। उस पे थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा। और कोई सवाल कोई पूछ सकते हैं? मतलब इट्स ओपन जी सर, सेशन। लास्ट क्वेश्चन ये था कि सर जैसे आपने बताया कि जो आईपीएस सर हैं तो ज्यादातर लॉ गवर्नेंस और पॉलिटी पे फोकस करेंगे, तो सर क्या हमें आर्टिकल्स वगैरह भी मतलब कि प्रिपेयर करना पड़ेगा? ये बताइए। देखिए, अगर आप फंडामेंटल राइट ड्यूटीज हो गए, ये फंडामेंटल राइट्स हो गए, ड्यूटीज हो गए, रिट्स हो गए और शेड्यूल्स हो गए, ये तो आपको थोड़े आर्टिकल, जैसे अभी वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स हो गए, आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के हो गए, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपके 3-4 अटेम्प्ट हो गए तो मेरे हिसाब से आपका ये रिविजन करके रखिए, खासतौर पर लॉ के पॉलिटी के अंदर। थैंक यू सर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। और कोई सवाल कोई पूछना चाह रहे हैं? इट्स अ ओपन सेशन, एनीबॉडी कैन आस्क एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस। आई थिंक नो मोर क्वेश्चंस कमिंग। तो होप उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन समझ आया होगा और आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। इन सभी पॉइंट्स का ध्यान रखिए। इन सभी पॉइंट्स को, आपके पास टाइम है, मंडे सब इंटरव्यू होगी। तो अभी आपके पास यू हैव 2 days, सो यू कैन रिवाइज, यू कैन पॉलिश ऑल योर थॉट्स, नॉलेज एंड ऑल दिस थिंग्स। और जो ट्रांसक्रिप्ट है दैट इज द मिरर ऑफ योर, सो इट इज बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि आप लोग अभी के सेशन में, पहले जो बच्चे दे चुके हैं उनका भी ठीक ही होगा, बट अभी जो देने वाले हैं उनके लिए अच्छी देखिए अपॉर्चुनिटी सर, है। मैं एक ही चीज इंटरव्यू में कहना चाहूंगा कि इंटरव्यू ना 10 मिनट का हो रहा है। जी, आपके पास एक आंसर भी ना सामने वाले को इम्प्रेस कर सकता है, ठीक बिल्कुल, है। तो बिल्कुल। इंटरव्यू आपका ना एक कम्युनिकेशन है, आप अपने पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करिए, बस कुछ नहीं, घबराना नहीं है। एक सवाल नहीं आ रहा, 2 सवाल नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा है, एक सवाल में आप सामने वाले को जज कर ले जाओ कॉन्फिडेंस के साथ। अगर आपने 4 अटेम्प्ट में फेल हुए, ओपीटी नहीं हुआ है, तो आप उसको उसको जस्टिफाई कर लीजिए, जस्टिफाई कर दीजिए कि मेरा क्यों नहीं हुआ है पीटी, मैं टैलेंटेड हूँ। अब आपने बोला कि हाँ मुझे तो पूरा मेंस तैयार है, मुझे एक बार मौका मिलेगा, स्पार्क मिलेगा, आप 5वें अटेम्प्ट में निकाल देंगे, तो आपको वहाँ नॉलेज चेक भी तो होगा ना। अब आप सोच रहे हैं कि 4 अटेम्प्ट में नहीं निकला और फिर 5वें अटेम्प्ट में वो आपको ले लें और आपका मेंस के अगर उन्हें थोड़े सवाल पूछे नहीं हुआ तो फिर वहां पर इश्यू है। तो आप ये देखिए कि अगर आप फ्रेशर हैं, आपने ह्यूमैनिटीज, आपने बैकग्राउंड है आपका, तो वो आपसे पूछेंगे ना, इतना बड़ा कॉलेज है, अगर आपका अच्छा कॉलेज है, वो आपसे पूछेंगे। सपोज करो आप हम्बल बैकग्राउंड से आ रहा हो, ठीक है, तो वो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हॉबी के बारे में, अपने स्टेट के बारे में या कुछ करंट अफेयर्स के बारे में कुछ जानते तो हो। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप कितने कॉन्फिडेंटली दे रहे हो। आप इंटरव्यू में जैसे गए, आप बिल्कुल विश करिए और आप जस्ट नॉर्मल हो जाइए। ज़्यादा बिल्कुल सोचना ही नहीं है आपको। बस मुझे 10 मिनट मिले, 10 मिनट में मैं जितना हो सके अपना मैक्सिमम बेस्ट परफॉर्म करूँ। जैसे 2 घंटे का पेपर होता है और कुछ लोग ज़्यादा बिल्कुल प्रेशर में आ जाते हैं कि उनके से फैक्ट नहीं बना, नहीं आ रहा है, सिंपली सर से सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, मैम आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, दैट्स इट। कुछ नहीं वो आपको कच करने वाले। आपको अगर आप प्रेशर में आते हो तो मल्टीपल वो फिर उसके अकॉर्डिंग सवाल, उसके फिर फॉलो अप सवाल पूछने लगते हैं कि वो आपको घबराना की कोशिश करते हैं। तो ये उनको प्रोफेसर है, साइकोलॉजिस्ट हैं वो, तो उनको थोड़ा बहुत और ज़्यादा उस साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको टेम करने की कोशिश करेंगे, मगर वो सुनेंगी केवल। वो देखिए समीना मैम ज़्यादा सवाल पूछ नहीं रही, वो बैठ के सिर्फ ऑब्जर्व कर रही हैं कि कितना पोटेंशियल, कितना क्या है। तो आपको डायरेक्टर जो प्रोफेसर इंचार्ज है उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, या उनको लेना यस या नो। तो आप ये देखिए ना कि वो क्या देख रही हैं, सवाल नहीं पूछ रही, मतलब आपकी आपका फेशियल एक्सप्रेशन देख रही हैं, या कॉन्फिडेंस देख रही हैं, या आपको नॉलेज कितना है वो इन डेप्थ देख रही हैं। क्योंकि आप सवाल का जवाब ऐसा दें कि लेमैन को भी समझ में आ जाए। अगर आपसे कोई हेबियस कॉर्पस पूछता है तो आप उसको बताइए हेबियस कॉर्पस क्या होता है। आप हिंदी में बता रहे हैं, इंग्लिश में बता, मगर उसको एक लेमैन को भी समझ में आ जाए। तो उस टाइप से आप सवालों के जवाब देने की कोशिश करिए।
बिल्कुल, बिल्कुल। और कोई सवाल? आप लोगों को जो ट्रांसक्रिप्शन मिल रही है उससे फ़ायदा हो रहा है? थम्स अप दीजिए। थम्स अप दीजिए अगर आपको फ़ायदा हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन से। ओके, थैंक यू। सो अब कहने का मतलब ये है कि आप दूसरे के ट्रांसक्रिप्शन से फ़ायदा उठा रहे हो, आपको फ़ायदा हो रहा है। एट द सेम टाइम इट इज़ योर रिस्पांसिबिलिटी कि आप जब आप दोगे इंटरव्यू तो आपको ट्रांसक्रिप्शन शेयर करना है। ऐसा नहीं कि आपने दूसरे का फ़ायदा उठाया और आप नहीं दोगे, तो ये बेईमानी होगी, राइट? सो ऐसा ना करें। इट इज़ ऑल इट इज़ फॉर एवरीवन। सिलेक्शन जिनका होगा, जो बेस्ट परफॉर्मर होंगे उन्हीं का होगा। बट एज़ ए ह्यूमैनिटी, एज़ ए एक होता है ना जेस्चर, एक पर्सनैलिटी होती है आपके अंदर खुद। आप एक ऐसे प्रोसेस में जा रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आपकी जर्नी लवासना से शुरू नहीं हो रही है। जब आपने सोचा कि यूपीएससी करेंगे उसी टाइम से आपकी प्रिपरेशन शुरू हो गई एक सिविल सर्वेंट की। सो वैसी पर्सनैलिटी अपने अंदर बनाइए। बी ऑनेस्ट ऑन योरसेल्फ, बी ऑनेस्ट हर एक चीज़ में रहो। तो आप लोग ट्रांसक्रिप्शन भी शेयर करें ताकि जिस तरह आपको फ़ायदा हो रहा है, अगले बच्चों को फ़ायदा हो, राइट? सो एक हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी के साथ है। कोई और सवाल है? लास्ट सवाल एक ले लेते हैं। मुस्कान, रंजन आप कुछ पूछना चाह रही Uh, हैं? yes, sir. Thank you so much for this opportunity. Sir, I would just like some advice on how to answer questions in a confident manner because I think I have a sufficient amount of knowledge, but I get very nervous when I'm talking to someone. So, I have fumbled in interviews earlier as well. So I just want some advice on how to deliver knowledge when you are, or how to hide your nervousness when you're speaking. हुँ। इट हैपेंस विथ एवरीवन ऑलमोस्ट। जो पहली बार इंटरव्यू देते हैं, दूसरी बार देते हैं, तीसरी बार भी देते हैं तो उनको भी होता है। ठीक है? तो वही है। इमरान सर आप कुछ कोट करना चाहते हैं इसमें? जी, जी, मैं बिल्कुल कनेक्ट कर सकता हूँ। ये सबके साथ होता है जैसा तनवीर सर ने बताया। मैं इसका एक ही मेरा पास मंत्र है, मतलब मैं इसको खुद भी कोशिश करता हूँ फ़ॉलो करने की, अगर जो भी मेरा भी अभी तक इंटरव्यूज़ दिए हैं। जैसे पहले तो ना जो हम जैसे गए, अब हमें नॉलेज बहुत है, तो प्रॉब्लम ये है कि हम रिकॉल नहीं कर पाते इंस्टेंट या फंबल कर जाते हैं, जो आपने बोला, होता है, इन जनरल होता है। तो कोशिश करिए पहले पूरा सवाल सुन लीजिए, नॉर्मल रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि नॉलेज है, तो हम जल्दी जानते हैं, हम खुश हो गए कि हम जल्दी से बोल दें उसको। पहले सवाल सुन लीजिए पूरा। जैसे मैंने आपसे बोला कि एनसीईआरटी में हाल ही में जो इश्यूज़ हो रहे हैं, आपका इस पे क्या कहना है, ठीक है? आप पहले ऑब्जर्वेशन करिए कि उन्होंने सवाल क्या किया है, वो सुनना क्या चाह रहे हैं, वो किस माइंडसेट के हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया, आप इधर जामिया के हैं, तो प्रोफेसर बायस नहीं होगा, न्यूट्रल होगा प्रोफेसर, ठीक है? अगर आप ये कहीं और दूसरे इंस्टीट्यूशन में आते हैं, तो हो सकता है उन्हें बायस आंसर सुनना हो। तो अब इधर न्यूट्रल आंसर आप देना है। अब आप उसमें आराम से आहिस्ता-आहिस्ता दीजिए। जब हम जल्दी देने की कोशिश करते हैं, सम अप जल्दी करने की कोशिश करते हैं, क्रक्स जल्दी, आप ये सोचिए ना, हायरार्की जैसे होती है ना, हम जैसे आंसर लिखते हैं, तो पहले इंट्रो लिखते हैं, फिर बॉडी लिखते हैं, फिर कंक्लूजन लिखते हैं। उसी तरीके से जब हम जवाब देने आएँगे सर, कि रिसेंटली में जैसे हमने देखा कि चेंजेस लाए गए हैं और कुछ चैप्टर ऐसे ऐड किए गए। पर देखिए, किसी भी पर्सनैलिटी के 2 पहलू होते हैं। आपने ये बताया है कि वहाँ अकबर ने इतने एक्स, वाई, ज़ेड को किल किया, मगर अकबर की कुछ अच्छी अचीवमेंट्स भी थे, जैसे टॉलरेंस या एक्स, वाई, ज़ेड, और भी चीज़ें, दीन इलाही, ठीक है, जज़िया उन्होंने माफ़ किया। तो हमें दोनों साइड बताना होगा। हमने क्या एक साइड बता दिया, तो क्या है कि हम उनको एनालिसिस करने का एक मौका दे रहे हैं बच्चों को, क्योंकि वो 8th क्लास के बच्चे हैं। तो इस तरीके से ये आंसर बैलेंस हुआ कि हाँ, ठीक है, उसने दोनों साइड को एड्रेस किया। तो आप ठहर के जब आप इसको जवाब दोगे ना, जो कुछ लोगों की क्या फ्रीक्वेंसी वर्ड्स की ज़्यादा होती, इंक्लूडिंग मी, जैसे मैं जल्दी-जल्दी बोलता हूँ। तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है ना कि हम कंक्लूड करने की जल्दी कोशिश करते हैं। तो उसमें पहले ठहराव, सुन लीजिए। अगर जितना अच्छा आप पेशेंसली सुनेंगे ना, उतना अच्छा आप जवाब दे पाएँगे। इसका एक ही इलाज है, आप सुनिए और फिर आप ये सोचिए कि कैसे इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन के फॉर्म में देना है मुझे। उस तरीके से आप अच्छा एक आंसर दे पाएँगे। या मुस्कान सी अगर वो कहते हैं ना कि इट इज़ गुड दैट यू आर ए गुड स्पीकर, है ना? अगर आप एक अच्छे वक्ता हो, बोलने वाले स्पीकर हो, तो बहुत अच्छी बात है। बट एट द सेम टाइम यू शुड बी अ गुड लिसनर एज़ वेल। थिंक बिफोर यू Sure, स्पीक। sir. हाँ, जो जैसा इमरान सर ने कहा, वो जब बोल रहे हैं उनको एकदम बहुत गहराई से सोचिए और Hmm. थिंक बिफोर यू स्पीक, और बोलने से पहले थोड़ा-सा वक़्त लीजिए और जवाब दीजिए। ये हम ये कहना आसान है, बट आप जब फेस करोगे तो थोड़ी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। इट इज़ वेरी कॉमन फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग्स। बट आपको वो इसी पेशेंस को तो चेक किया जाता है इंटरव्यू में, कि आप कितने काम कंपोज़ रहते हैं, आप कितने
आप में कितना ठहराव है, जैसा कि इमरान सर कह रहे हैं। क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना, इसमें यही चीज़ देखी जाती है। एज़ अ सिविल सर्वेंट ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मान लें कि आपको कहीं पे दंगे हो गए, हज़ारों हज़ार की संख्या में हिंदू-मुस्लिम लड़ रहे हैं और उनको वहाँ पे शांति लाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए आप एज़ ए आईएएस कलेक्टर बन के वहाँ गए, तो आप किस तरह से आप अपने आप को उनके बीच रखेंगी? हाउ टू आर्टिकुलेट, आप किस तरह से आप अपने आप को काम कंपोज़ रखते हुए चीज़ों को ऐसा वहाँ प्रेज़ेंट करें कि वो दंगा शांति में बदल जाए, है ना? तो ये क्वालिटीज़ वो खोजते हैं। तो एक ठहराव होना बहुत ज़रूरी है एंड वही कहते हैं फिर से कि यू आर गुड स्पीकर इज़ गुड, दैट एट द सेम टाइम यू शुड बी अ गुड लिसनर। जब आप सुनोगे ना, तभी आप उसका जवाब सही से दे पाओगे। Okay, sir. Also, another question, sir. For every question, how long do we have to answer for? Should we stop on our own or should we keep talking if we know something in detail? नहीं देखिए वो क्वेश्चन 10 मिनट का इंटरव्यू है तो ज़्यादा मेरे ख्याल से स्ट्रेच मत करिए, टू द पॉइंट आंसर दे दीजिए। ओके, तो जितना पूछा है उतना बता देना है और बस, अगर बस। ज़्यादा आता है तो उसका ये मतलब नहीं कि बस नॉलेज दिखाने के लिए बोलते रहना है। नहीं आप क्रक्स बोल दीजिए, आप जैसे सपोज़ करिए हुँ, कि भाई वाइस प्रेसिडेंट का उन्होंने पूछा कि आर्टिकल का रिमूवल का क्या है? वाइस प्रेसिडेंट को आर्टिकल बोल दीजिए, बस दैट्स इट। ओके, अब उसका प्रोसेस मत बताइए आप उनको कि वो वाइस प्रेसिडेंट को लिखेंगे ये, बस आर्टिकल पूछा तो आर्टिकल। ओके सर। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करना है उनको, तो जो हुँ, पूछा है टू द पॉइंट। अगर वो आगे फिर पूछते हैं कि जैसे अगर उन्होंने पूछा कि वुमेन से रिलेटेड 3 लॉज़ बताइए, तो आप बस 3 लॉज़ बता हुँ, दीजिए कि ये उस लॉ में क्या-क्या है रहने दीजिए आप। हुँ, अब वो उनका सवाल है, वो पूछें ना पूछें, ठीक है? तो कोशिश करिए टू द पॉइंट आंसर, ठीक है? और ये बहुत अच्छी इंटरव्यू की पर्सनैलिटी यूपीएससी के लिए भी है कि जितना आप ठहराव होगा आपकी पर्सनैलिटी में, जितना आप अच्छे लिसनर होगे और जितना हुँ, अच्छे से आप पोलाइटली आप आंसर दे पाओगे। पोलाइटली मतलब जैसे आपने बोला ना कि घबराना, वो हुँ, हुँ, घबराहट तब होती है जब हम आंसर के पीछे भागते हैं। मतलब हम हुँ, कुछ कंक्लूड करना चाहते हैं। वो शो हुँ, होता है कि आप में लैग कर रहा हूँ कहीं न कहीं। और जब हुँ, हम बिल्कुल मुझे अगर पता है वो चीज़ कि आर्टिकल 142 क्या होता है, अगर मुझे हुँ, उसका पूरा क्लैरिटी है, तो मैं ठहराव के साथ क्योंकि मैं उसका फ़ॉलो अप का भी जवाब दे पाऊँगा। तो हुँ, ठहराव बहुत ज़रूरी है। मतलब आप बिल्कुल उसको सुन लें, उसका हुँ, कंक्लूड हो जाए और फिर आप हुँ, बिल्कुल आराम से बोलिए कि सर अकॉर्डिंग टू मी सी एक्स वाई ज़ेड दिस इज़ दिस एंड एंड 3 लाइन में आप शॉर्ट करके निकल जाइए उसको। तो ओके यही सर, है फैक्ट टू द पॉइंट। ओके सर, थैंक यू सो मच। एक चीज़ और मुस्कान ऐड करना चाह रहा हूँ, नॉट फॉर मुस्कान, फॉर एवरीवन। जब सपोज़ करो इंटरव्यू जो पूछ रहे हैं आपसे सवाल ए है, आपसे सवाल पूछा तो आप उनको, आपकी जो आई कॉन्टैक्ट है ए के साथ ही है, ठीक है? आप जवाब दे रहे हो। बट अगर पैनल में 3-4 लोग हैं, तो ए ने सवाल पूछा तो आप उनको देख के ए को ही देख के जवाब दे रहे हो, राइट? बट ऐसा करने से क्या होगा कि आप ए के साथ ही एंगेज्ड हो, राइट? बट आपको थोड़ा-सा यहाँ पे ये करना चाहिए टेक्निकली कि आप ए के साथ जवाब दे रही हो, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा-थोड़ा, थोड़ी नज़र बी पे भी रखो, मतलब बी के साथ भी आई आई कॉन्टैक्ट हो। ऐसा लगे कि आप उनसे भी बात कर रहे हो, आप उनको भी, उनसे भी ये चीज़ें बता रहे हो इसका आंसर। मतलब एंगेजमेंट ए के साथ ही ज़्यादा हो, 50 मोर देन 50, थोड़ा-थोड़ा एंगेजमेंट, एक टॉप अप उन लोग पर भी नज़र ले जाना चाहिए, जो भी पैनलिस्ट हैं, तो उनको लगेगा कि हाँ, एक आई कॉन्टैक्ट एंगेजमेंट उन लोगों के बीच होगी तो एक इंप्रेशन अच्छा बनता है। मतलब आप सवाल जो पूछ रहे हैं उसको जवाब दीजिए, साथ में आस-पास में जो पैनलिस्ट है, उन पे भी नज़र थोड़ी-सी आपको देनी है। मतलब जवाब देने के साथ ऐसा लगे कि आप उनको जवाब दे रहे हो। तो थोड़ा एंगेजमेंट इनके बीच बनता है, तो थोड़ा एक पॉजिटिव वाइब्स आती है इन बिटवीन दैट पैनलिस्ट। So any more question? I think we should wind up this session. Any more last question? Okay, so all the best. कल नहीं है Saturday Sunday, you have time to revise yourself, polish yourself, और all the best. हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, because you have cross two essay and written 2 level of that test, और आप finally interview के पास हो, तो which means you all people have potentials. Either you are going to win RC or not, it doesn't make any difference. But you are near to crack UPSC, so आप उस पे भी focus करें, और RCA तो है ही है, बट ठीक है। So all the best and good night everyone. Thank you very much. Thanks Imran sir for your inputs and insights, and thanks everyone.
and keep Thank you, sir. sharing your transcription. Again, thank you very much. God bless you.